crimes that Nazis committed were linked to a system of beliefs and a set of practices. Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people but only a racial hierarchy. In this new blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. अब नाजी विचारधारा जो थी उसके ऊपर बात की जा रही है। अब नाजी विचारधारा की अगर बात की जाए तो हिटलर का जो विश्व दृष्टि थी, यानी कि दुनिया को देखने की जो उनका तरीका था, उसका सिनोनिम माना जाता है नाजी आइडियोलॉजी को, जिसके अंदर इक्वालिटी तो थी ही नहीं। और ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, यानी कि जर्मनी के लोग कैसे होते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं, उनके आंखें नीली होती हैं, और वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहलाते हैं। इस कम्युनिटी को सबसे ऊपर रखा गया और ज्यूज जो थे उनको सबसे लोवेस्ट लेवल पर रखा गया। उनको एक एंटी रेस के रूप में देखा जाने लगा, यानी कि रेस के अगेंस्ट में, यानी कि कहा जाए तो उनको एक किसी भी तरीके से उनको अच्छा नहीं गिना जाता था। ये जो ज्यूस थे उनको आर्यंस के एनिमीज, एंटी वर्ड यूज करते हैं हम अगेंस्ट के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स आता है, ठीक है। वैसे ही हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, बायोटिक एंटीबायोटिक, यानी कि बायोटिक के खिलाफ जो काम करता है उसको एंटीबायोटिक। वैसे ही एंटी रेस मतलब जो रेस के खिलाफ काम कर रहा है। All other colored people were placed in between depending upon their external features. अब सबसे ऊपर यहाँ पर आ गए जर्मन्स, सबसे नीचे आ गए ज्यूज, और बाकी जो अदर कलर्ड पीपल थे उनको इन दोनों के बीच में रखा गया था उनके एक्सटर्नल फीचर के आधार पे। हिटलर्स रेसिज्म borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. हिटलर जो थे वो जिस आइडियोलॉजी पे काम करते थे, यानी कि जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित थी। डार्विन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की एवोल्यूशन की गुत्थी को सुलझाया कि किस प्रकार से उनको, मतलब इस धरती के ऊपर जीवन किस प्रकार से पनपा, उसको उन्होंने बताया था। स्पेंसर जो थे उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आइडिया को बढ़ावा दिया कि जो फिट है, यानी कि शक्तिशाली ही जीवित रहने का अधिकारी है। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to the changing climatic conditions. उनके मुताबिक वातावरण में जो बदलाव था, उस बदलाव को झेल पाने वाली जो स्पीशीज थी धरती पर, वही बचेंगी। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. However, his idea were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. अब जो डार्विन थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी किस प्रकार से बने, यानी कि एवोल्यूशन की, क्यों पर्टिकुलर तरह के ही पेड़ पौधे, क्यों सब कुछ क्यों नहीं। तो उसी प्रकार से उनकी जो विचारधारा थी, एक्चुअल में उन्होंने जो सिलेक्शन की बात की थी, भी पर्टिकुलर चीज़ों को सिलेक्ट किया गया, वो सिलेक्शन जो था, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वो एक नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन कुछ लोग उसको अपने हिसाब से मानने लगे, अपने हिसाब से उसको उन्होंने ढाल लिया, और इसीलिए ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने उनके विचारों से प्रेरित होकर
ये समझ लिया कि हम जो कॉन्कर्ड लोग हैं, यानी कि जिनके ऊपर हमने जीत पा ली है, हम उनके ऊपर, यानी कि हम उनसे काफ़ी बड़े हैं, अपने आप को उनसे सुपीरियर वो समझने लगे। The Nazi argument was simple: the strongest race would survive and the weak ones would perish. अब यहाँ पर नाजी जो आइडियोलॉजी थी वो साफ साफ झलक कर सामने आती है, जिसके मुताबिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस थी जो वो सरवाइव करेगी और वीक जो थे दे विल पेरिश। स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। द आयरन रेस वॉज द फाइनेस्ट। आयरन रेस को फाइनेस्ट समझा गया। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द होल वर्ल्ड। अब ऐसा समझा गया कि आयरन रेस जो है वो सबसे फाइनेस्ट है, सबसे अच्छी है, सबसे बेहतरीन है, उसको अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखना है और स्ट्रॉन्ग बनना है और पूरी दुनिया को डोमिनेट करना है, दुनिया को के ऊपर राज करना है। ऐसा समझकर उन्होंने नाजी आइडियोलॉजी की नींव रखी थी। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of the German nation. अब हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट पे भी आधारित थी, जिसको यहाँ पर बताया गया है लेवेंसराउम, यानी कि लिविंग स्पेस, कि जिस प्रकार से हम हर एक आदमी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहता है। घर छोटा है तो सोचता है कि उससे बड़ा मिले, और बड़ा हो जाएगा तो सोचेगा और बड़ा हो। गाड़ी छोटी है तो सोचेगा उससे बड़ी हो, और बड़ी हो तो सोचेगा और बड़ी मिले। उसी प्रकार से हिटलर ने भी यही चीज़ पर जोर दिया कि नई नई टेरिटरीज पे हमें कब्जा करते रहना है ताकि सेटलमेंट, लोगों के रहने के लिए जगह बनाई जा सके। इससे मदर कंट्री यानी कि देश जो है, जैसे जर्मनी हुआ या फिर कोई भी देश जो है, उसकी मातृभूमि थोड़ी बढ़ेगी, यानी कि दूसरे देशों पे कब्जा करने से वो एरिया भी इनके अंडर में आ जाएगा और वहाँ पर नए नए सेटलर्स, नए नए लोग जाकर बस जाएंगे। इससे उनकी मातृभूमि के साथ उनका लिंक जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वहाँ पर भी उनकी मातृभूमि का जो रिचुअल्स, जो सब चीज़ें हैं वो आगे भी फैलती जाएंगी और इस प्रकार से उस देश के मटेरियल रिसोर्सेज में भी बढ़ावा होगा और जर्मनी जैसा देश और पावरफुल बन जाएगा। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। जर्मनी ने अपनी बाउंड्री को बढ़ाने के लिए ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। सारी जर्मनी का ध्यान जो था वो एक ही तरफ रहे ताकि ज़्यादा उधर फोकस किया जा सके और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इसका वो पड़ा पोलैंड के ऊपर। पोलैंड को एक लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया गया जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। आगे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable. अब जैसे ही नाजी लोगों के पास पावर आई तो उन्होंने तुरंत वो सब चीज़ें लागू कर दी, ऐसे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए जिससे जर्मन रेस जो थी, वो प्योर जर्मन रेस जो थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर अनडिज़ायरेबल शब्द देकर संबोधित किया है, ऐसी कम्युनिटीज़ को एलिमिनेट किया जा सके। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स। तो नाजीज जो थे वो सिर्फ प्योर और एक हेल्दी
नॉर्डिक आर्यन कम्युनिटी चाहते थे। दे अलोन वर कंसिडर्ड डिजायरेबल, बाकी सब कम्युनिटीज़ को वो अनडिजायरेबल मानते थे और अपनी ही कम्युनिटी को यानी जस्ट जर्मन्स अपने आप को ही डिजायरेबल मानते थे कि इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ जर्मन्स को है, बाकी सब लोग तो अगर रहते भी हैं तो इनके गुलाम बनकर रहे। Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स को ही प्रॉस्पर करने का अधिकार था, सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स को ही मल्टीप्लाई होने का यानी कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का अधिकार था और बाकी सब अनडिजायरेबल कहलाते थे। दिस meant that even those Germans who were seen as impure and abnormal had no right to exist. इसका मतलब सिर्फ ये था, ना सिर्फ जर्मन्स बल्कि जर्मनी के अंदर भी जो लोग जिनको इम्प्योर समझा जाता था यानी कि एबनॉर्मल यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हो गया या किसी भी तरीके से मानसिक बीमार हो गया, उनको जीवन जीने का कोई अधिकार था ही नहीं। नो एग्जिस्टेंस। अंडर द euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हेलमत के बारे में। तो हेलमत के पिता ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत, यूथेनेशिया प्रोग्राम के अंतर्गत, कितने ही लोगों को जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट माने जाते थे, कितने ही ऐसे लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि बहुत ज़्यादा वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा क्रूअल नेचर था इन लोगों का। Jews were not the only community classified as undesirable. सिर्फ Jews ही नहीं थे जिनको एक अनडिजायरेबल कम्युनिटी के तौर पे देखा जाता था, बल्कि दूसरी भी कुछ कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors. जिप्सी कम्युनिटी के बारे में जैसे हमने देखा भी, जिप्सीज जो होते हैं वैसे देखा जाए तो जगह जगह भटकते रहते हैं ना जो लोग, उनको जिप्सीज कहा जाता है। तो जिप्सीज जो थे और ब्लैक पीपल आपको पता ही कौन से होते हैं, काले लोग यानी कि अफ्रीकन्स बोल सकते हो। ये लोग जो थे ये नाजी जर्मनी में रहते थे, लेकिन इनको रेशियली इन्फीरियर समझा जाता था। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, और माना जाता था कि ये जो है ये आर्यन रेस के लिए एक खतरा है। They were widely prosecuted, इनको बहुत बड़े पैमाने पे इनको मार दिया जाता था। Even Russians and Poles were considered subhuman and hence undeserving of any humanity. When Germany occupied Poland, parts of Russia captured civilians were forced to work as slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. Even देखिए बहुत ही भयानक यहाँ पर इनकी सोच थी कुल मिला के देखा जाए। इवन रशियंस और पोल्स मतलब यहाँ पर पोलिश लोगों की बात की जा रही, पोलैंड के लोगों की बात की जाए, रशियन और पोलिश लोगों को भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर समझते थे। वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर सुभमन, और उनको भी कहा जाता था कि ये भी ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं है, अनडिजायर्ड थे वो भी। जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ पार्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया तो जिन सिविलियंस को इन्होंने वहाँ पर कैप्चर किया था, पकड़ा था, उनसे ज़बरदस्ती हार्ड वर्क करवाया जाता, लेबर करवाई जाती थी, और वो बेचारे भूख के मारे ही काफ़ी लोग मारे गए थे। Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. नाजी जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है अगर किसी ने तो वो थे Jews. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. They had been stereotyped as killers of Christ and usurers. Until medieval times, Jews were barred from owning land. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudoscientific theories of race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. तो ज्यूज जो थे उनसे शुरू से ही हिटलर और नाजीज जो थे वो नफरत करते थे। क्रिश्चियन
हिस्ट्री के अंदर भी इनको एक विलेन के तौर पे दर्शाया गया था। ज्यूस को माना जाता था कि ज्यूस जो थे दे वर द किलर्स ऑफ क्राइस्ट, इन्होंने क्राइस्ट को मारा था और इनको एक तरीके से देखा जाए तो खराब तौर पे देखा जाता था। उसरर्स का मतलब यहाँ दिया गया है मनी लेंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट, यानी कि ये वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे आम पब्लिक से, तो इनको एक ब्याजखोर के तो रूप में भी देखा जाता था। ज्यूस को ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, पुराने समय में काफ़ी समय तक इनको ज़मीन नहीं खरीदने दी जाती थी, तो फिर ये व्यापार और मनी लेंडिंग से अपना गुजारा करते थे और ये स्पेशल एरियाज़ में रहते थे जिनको घेट्टोस कहा जाता था। और समय समय पर इनकी गिनती को कम करने के लिए इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करवाई जाती थी सरकारों के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जा सके। और हिटलर जो थे उनका जो विचार था वो बिल्कुल ही अलग था। हिटलर मानते थे कि ज्यूइश प्रॉब्लम यानी कि ज्यूस की जो समस्या है इसका एक ही सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है कन्वर्जन नहीं। कुछ लोग सोचते थे कि ये ज्यूस जो है ये क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हिटलर का मानना था कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। द ओनली सॉल्यूशन वाज टोटल एलिमिनेशन, यानी कि पूर्ण रूप से इनसे छुटकारा। पूर्ण रूप से छुटकारा कब मिलेगा? जब इनको मार दिया जाएगा। 1933 से लेकर 38 की बात करें, नाजीज टेरराइज्ड, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 45, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. अब ज्यूज जो थे देखा गया पहले स्टार्टिंग के 1933 से लेके 38 तक की अगर बात की जाए तो देखा गया कि नाजीज जो थे इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा दहशत में रखा और इनको पॉपराइज्ड यानी कि इनको बेहद गरीबी में धकेल दिया जाए, यानी कि गरीब होंगे, खाना पीना नहीं होगा, मजदूरी करेंगे तो जल्दी हार्ड वर्क के कारण मर जाएंगे। ऐसा सोचा गया, इनको अलग रखने का सोचा गया, लेकिन इनको कोशिश की गई कि ये सब अगर हम इनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। और पहला फेज़ की बात कर रहे हैं 1933 से 1938 तक। इसके बाद 39 से लेकर 45 तक फिर यही हुआ, लेकिन इस बार जो इनके ऊपर कत्लेआम था वो बिल्कुल भयानक था। इस समय इनको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता था और फिर इनके ऊपर गैस छोड़ दी जाती थी, यानी कि इनको जहरीली गैस के चैम्बर में डालकर वहाँ पर गैस छोड़ दी जाती थी, जिससे ये गैस के कारण दम घुटने से मर जाते थे। तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार किया गया था हिटलर के द्वारा। The racial utopia. Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. Genocide and war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by the ethnic Germans brought in from occupied Europe. अब चारों तरफ युद्ध की छाया चल रही थी वैसे तो, यानी कि युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 और 2, ज़्यादा गैप रहा ही नहीं इनके बीच में। और उस समय नाजीज मर्डर को ही अपना आइडियल मानने लगे, यानी कि रेशियल मर्डर, जेनोसाइड और वॉर जो थे एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए। इनकी युद्ध भी हो रहा है और जेनोसाइड भी हो रहा है। जेनोसाइड का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को, मास किलिंग बोल सकते हो आप। जेनोसाइड मीन्स मास किलिंग, ग्रुप में लोगों को मार देना। जैसे कि हमने देखा पीछे गैस चैम्बर्स के अंदर इनको इकट्ठा करके डाल दिया जाता था और इनको मार दिया जाता था। पोलैंड जिसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था उसको डिवाइड कर दिया गया था और इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था वो लगभग पूरे का पूरा ही जर्मनी के कब्जे में आ गया था। अब इन जगहों के अंदर जो पोल्स रहते थे, यानी पोलिश लोग रहते थे, उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था और उनकी प्रॉपर्टीज जो थी पीछे बचती थी, उन प्रॉपर्टीज़ को जर्मन्स के अंदर बांट दिया जाता था। ये जर्मन्स कहाँ से लाए गए थे? दे वर टेकन आउट फ्रॉम ऑक्यूपाइड फ्रांस, सॉरी यूरोप।
यूरोप के जिन एरियाज़ के ऊपर जर्मनी का कब्जा था उन एरियाज़ के अंदर रहने वाले जो जर्मन्स थे उनको वहाँ से लाकर यहाँ बसाने की कोशिश की जाती थी। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक cattle in the outer part called the general government, the destination of all undesirables of the empire. अब पोलिश लोग जो थे उनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे करके दूसरी जगह पर ले जाया जाता था जिसको कहा जाता था जनरल गवर्नमेंट। ये वो जगह थी जो कि अनडिजायरेबल लोगों की डेस्टिनेशन थी बोलो तो। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep the entire people intellectually and spiritually servile. Polish children who looked like Ardens were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. If they passed the race test, they were raised in German families, and if not, they were deposited in the orphanages where most perished. With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. अब ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है द जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट एक्चुअल में है क्या? जनरल गवर्नमेंट इज एन एरिया यू कैन से और गैस चैम्बर इन पोलैंड। तो सारे जो अनडिजायरेबल लोग थे उनको यहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे करके डाल दिया जाता था। पोलिश इंटेलिजेंशिया यानी कि पोलैंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह के मेंबर्स जो थे उनको भी पकड़कर मर्डर कर दिया जाता था। और इवन यहाँ तक कोशिश की जाती थी कि पोलिश जो बच्चे थे उन बच्चों को भी डायरेक्ट नहीं मारा जाता था, उनको पहले पकड़ा जाएगा, फिर उनको एग्जामिन टेस्ट किया जाएगा रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब उस समय रेशियस एक्सपर्ट्स भी थे जो क्या करते थे, वो इन बच्चों को टेस्ट करते थे। दे वर कॉल्ड रेस एक्सपर्ट्स। रेस एक्सपर्ट्स जो थे वो इनको टेस्ट करके फिर वो अगर ये टेस्ट को पास कर गए यानी कि पता लगा कि ये जर्मन ही है, न कि ये पोलिश है या कोई और नहीं है, ये तो जर्मन्स है, तो इनको जर्मन फैमिलीज़ को दे दिया जाता था ताकि वो इनको पाले। लेकिन अगर ये टेस्ट में फेल हो जाते थे तो इनको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, जहाँ पर फिर इनको ज़्यादातर मार ही दिया जाता था। ज़्यादातर जो ये गैस चैम्बर्स हैं जैसे कि द जनरल गवर्नमेंट, ये एक किलिंग फील्ड की तरह इसने काम किया है ज्यूज़ के लिए, यानी कि जनरल गवर्नमेंट के अंदर हजारों नहीं लाखों ज्यूज़ को मार दिया गया था बाय गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जर्मनी के जो चांसलर थे यानी कि हिटलर जो थे, यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये व्हीकल जो दिखाया गया है यहाँ पर, दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट ज्यूज़ टू डेथ चैम्बर्स। इसमें डाल के ही ज्यूज़ को डेथ चैम्बर में ले जाया जाता था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमने चीज़ देखी वो ये देखी कि हिटलर जो थे उनका मेन मकसद था जर्मनी को ऊपर उठाना, जर्मनी को प्योर करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो तरीका था वो बहुत ही गलत था कि उन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को सबसे टॉप पे रखा और सबसे नीचे रखा ज्यूज़ को, और बाकी कलर्ड लोगों को बीच में अरेंज किया। और ज्यूज़ जो थे उनके साथ अत्याचार कैसा हुआ, उनको खुलेआम पकड़कर भेड़ बकरियों की तरह गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था, वहाँ पर गैस जहरीली छोड़कर उनको मार दिया जाता था। पोलिश बच्चे जो थे, पोलैंड के ऊपर कब्जा करने के बाद पोलिश बच्चों को उनकी माओं से ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था और फिर रेशियल एक्सपर्ट उसको चेक करते थे, और अगर वो बच्चे जो हैं वो रशियन निकलते थे रेशियल टेस्ट में तो उनको जर्मन निकलते थे तो जर्मनी के लोगों के पास छोड़ दिया जाता। ऐसी फैमिलीज भी होती थी जहाँ पर बच्चे नहीं होते होंगे तो वहाँ पे दे दिया जाता था ताकि उन बच्चों को पाला जाए, क्योंकि वो जर्मन्स थे। लेकिन अगर कोई टेस्ट फेल कर देता था तो उसको फिर भेज दिया जाता था ऑर्फनेज के अंदर, और ऑर्फनेज से फिर लगभग सारे बच्चे वहाँ पर लगभग ज़्यादातर मारे ही